नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है ये और आज तारीख है 26 जून 2023 ईस्वी और बहुत सारे न्यूज़ हैं आज आप लोगों के लिए। बिहार स्पेशल के भी कुछ न्यूज़ हैं। बिहार में चूँकि ऐसा पहली बार हो रहा है, बहुत कम समय ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन क्या हुआ है कि एक ही समय पर सूखा और बाढ़ दोनों का सामना इस बार करना पड़ रहा है। और बिहार के जो जल मंत्रालय हैं उनकी तरफ से ये बयान आया है। द हिंदू में वो न्यूज़ है, उसको भी मैं आज आप लोगों को करवाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ऐसे एनालिसिस होते हैं। मुख्य रूप से मैं एनालिसिस पर ध्यान देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाए। और वो जब जितना ज़्यादा आपका फैलता जाएगा, विस्तारित होता जाएगा, यकीन मानिए उतना ज़्यादा आपको किताबों के कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे मानसून आपने पढ़ लिया, तो मैं अगर पूछूंगा आपसे कि मानसून के सांस्कृतिक प्रभाव बताइए हमारे समाज पर, हमारे देश पर। क्या बोला मैंने? मानसून के सांस्कृतिक प्रभाव। तो अभी तक आपने गौर अगर नहीं किया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे सांस्कृतिक प्रभाव भी होते हैं वर्षा ऋतु का। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ पर लगभग मौसम एक ही जैसा रहता है, लेकिन भारत उन देशों में नहीं आता है। थोड़ा सा हम यूनिक है इस मामले में। हमारे यहाँ सभी मौसमें पाई जाती है, गर्मी, बरसात, ठंड, सभी तरह की। तो सबके हिसाब से हमारी संस्कृति, कल्चर पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे ठंड के दौरान आपका खान पान से लेकर पहनावा ढुढ़ावा, गीत गान, संगीत, सब कुछ बदल जाता है। उसी प्रकार से वर्षा ऋतु की एक अलग संस्कृति है। देश भर में अलग अलग जगहों पर वर्षा नहीं होने के उपलक्ष्य में कई सारे विधि विधान किए जाते हैं। मिथिलांचल के क्षेत्र में भी जौट जटीन का नाच होता है। वो क्या होता है? एक्चुअली में लोग भगवान से अपने पारंपरिक रीति रिवाज के द्वारा और हंसी ठिठोली के द्वारा ये कामना करते हैं कि वर्षा हो जाए। इसी तरह से देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की वर्षा होते, उसका कल्चर है। कपड़े से लेकर खान पान तक बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रभाव कहते हैं। भूगोल के कारण संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो ऐसे ही ब्रॉड व्यू जैसे जैसे मैं आपका विस्तारित करता जाऊंगा न्यूज़पेपर के थ्रू, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप लिखना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे। समझ बनाना सबसे ज़रूरी होता है। होता क्या है अपने यहाँ ना, मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादा समय में नहीं लूँगा, क्योंकि अपने बिहार में बैचलर डिग्री की पढ़ाई बहुत ही ख़राब है। प्रोफेसर जो होते हैं अच्छे अच्छे, वो अगर ढंग के लेक्चर ले, अगर आपने किसी अच्छे प्रोफेसर का लेक्चर अटेंड किया होगा तो लिखवाते नहीं हैं, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि सोचिए ज़रा। तो उससे क्या निकल कर आता है? उससे आपकी सोचने समझने की शक्ति इतनी अच्छी हो जाएगी कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें आप मन से पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। जैसे 2-3 दिन पहले का एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है, थोड़ा सा सुनिएगा मेरी बातों को, उसके बाद हम लोग न्यूज़ डिस्कशन शुरू कर लेंगे। थोड़ा सा सुन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। हाई कोर्ट का ये टिप्पणी है कि लव मैरिज के कारण मैंने गलती से बोल दिया, लव मैरिज में तलाक़ों की संख्या अधिक हो गई है देश में। तलाक़ की संख्या अधिक है जहाँ पर लव मैरिज होता है उसमें। अब मैं आपसे सवाल क्या पूछूंगा? क्या मैं ये सवाल पूछूंगा? नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताइए कि हमारे समाज के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप जो सोचेंगे उसका विपरीत मैं आपको सोचवाने पर मजबूर कर दूंगा। हमारे समाज के लिए तलाक जो है वो सही है या गलत? सही है या गलत? मुझे बताइए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 100 में से 95 लोग बोल रहे होंगे गलत है, समाज में तलाक वगैरह नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक महिला के दृष्टिकोण से सोचिए या एक ऐसे पुरुष के दृष्टिकोण से सोचिए जो वैवाहिक जीवन जिसकी इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो उसमें चैन से सांस भी नहीं ले पा रहा है या पा रही है, और उसका शोषण हो रहा है या हो रही है। क्या अब तलाक सही है? क्या किसी शादी का या किसी भी पारंपरिक चीज़ का किसी मानव के खुशी जीवन से ज़्यादा महत्व होता है? अब मुझे बताइए कि तलाक सही है या गलत। तो इतनी जल्दी जजमेंट पर नहीं जाना है हमें। ये क्या मैंने बताया है? उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी का टिप्पणी है कि ये बताइए हमें, उन्होंने बोला कि लव मैरिज के कारण तलाकों की संख्या बढ़ रही। ठीक है, लेकिन क्या तलाक सही है या गलत? इतनी जल्दी क्रक्स पर आप कैसे पहुंच गए? हो सकता है किसी महिला या पुरुष का उस शादी के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शोषण होता हो, रोज़ उसको मारता हो या मारती हो, दोनों हो सकता है भाई। पुरुष का भी शोषण हो सकता है, महिला का भी हो सकता है।
अब मुझे बताइए, वहाँ पर तलाक लेना ज़्यादा सही रहेगा या उस नर्क में जीवन बिताना ज़्यादा सही रहेगा? इसी तरह के तर्कों को सीखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर देखा कीजिए वीडियोज़ को। फैक्ट्स नहीं, एनालिसिस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना। फैक्ट्स तो मैं आपका करंट अफेयर में करवाऊंगा ही। पहला न्यूज़ क्या है आज का? पहला न्यूज़ है कि पहली बार हुआ है 1961 ईस्वी के बाद कि दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून पहुँच गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है भाई? देखिए, आपको पता है बिपरजॉय आया था। पहले मानसून कई सारे लोगों को नहीं पता होगा, एक हिंट दे देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मानसून दक्षिण पश्चिमी पवनें होती हैं जो भारत की तरफ आती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा जिससे दिल्ली बिहार से में वर्षा होती है, और एक अरब सागर की शाखा जिससे मुंबई, केरल, कर्नाटक इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। ये तो पता होगा। तो बिपरजॉय जो चक्रवात आया उसके कारण मुंबई में क्या हुआ, मानसून में देरी हो गई, और दिल्ली में क्या हुआ, मानसून 2 दिन पहले पहुँच गया। इसलिए ऐसी विकट परिस्थिति बन गई कि दिल्ली और मुंबई में एक साथ मानसून पहुंची है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है, ऐसा नहीं होता है। देखिए 1961 में हुआ था इससे पहले, उसके बाद कब हुआ है तो 2023 ईस्वी में हुआ है। मानसून की समझ थोड़ा सा बना कर रखिएगा। ज्योग्राफी का सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अगर सही से पढ़ाया जाए तो। मैं अगर पढ़ाऊँगा तो मुझे 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे, तब भी मैं आपको मानसून का 50% पढ़ा पाऊँगा। सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन फिर भी जो मैंने आपको समझाया उतना समझ गए होंगे आप लोग। ओके, मुख्य न्यूज़ हमारा कौन सा है? मुख्य न्यूज़ ये नहीं है, ये तो हेडिंग दिखाना होता है मुझे, मैंने इसलिए दिखा दिया है। अपना मुख्य न्यूज़ क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका यात्रा करके वापस आते समय कहाँ पर गए? मिस्र की यात्रा पर गए। मिस्र हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने शुक्रवार के लेक्चर में आपको बताया था, उस वीडियो को जाकर देखिएगा। आज 26 तारीख है तो वो 24 तारीख के वीडियो में था। संडे को तो अपना न्यूज़ डिस्कशन आता नहीं है। कुछ चीज़ों पर हमारे क्या हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को उन्होंने नागरिक सम्मान से नवाजा है, वो भी हम लोग बात करेंगे। वो पीटी फैक्ट में आ जाएगा आपका। और कहीं कहीं पर समझौता हुआ है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। मोदी जी ने मिस्र के जो पिरामिड होते उसके सामने फ़ोटो भी खिंचवाई। और क्या है, कृषि स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा प्रतिस्पर्धा कानून में एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कृषि को लेकर, स्मारक को लेकर, पुरातात्विक स्थलों को लेकर, प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में हम दोनों ने एमओयू को साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इसको। पीएम ने विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से की भेंट, आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा की है। मिस्र और भारत संबंध में डिटेल में आपको बता चुका हूं भाइयों बहनों, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मिस्र और भारत संबंध से सवाल आने की संभावना 90% से ज़्यादा है इस बार। क्योंकि मिस्र के राष्ट्रपति हमारे स्वतंत्रता दिवस में चीफ गेस्ट के तौर पर भी आए थे, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ पर गए हैं। मिस्र भारत संबंध और भारत अमेरिका संबंध, इन दोनों पर थोड़ा सा खास फोकस रखिएगा, क्योंकि वहाँ से सवाल आ सकते हैं। देखते हैं अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक पीटी फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ पर भी उनको सम्मान किया गया है, और भारत के प्रधानमंत्री को मिस्र में भी सम्मानित किया गया है। तो कुछ सम्मानित जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की यात्रा होते, स्टेटमेंट होते हैं, उनको थोड़ा सा फॉलो किया कीजिए, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। काहिरा, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। पिछले लेक्चर में मिस्र का भूगोल दिखा चुका हूँ आप लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने रविवार को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील, मिस्र नील की सभ्यता के रूप में भी जानी जाती है। नील नदी की सभ्यता, नील नदी ही मिस्र की प्राणवायु है, वो नहीं होता तो मिस्र में जीवन संभव ही नहीं हो पाता। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। क्या है? ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है। 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। प्रधानमंत्री को आज तक 13 सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। क्या मोदी जी को दिया गया है? नहीं, ये भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाता है। भारत का इंपॉर्टेंस जैसे जैसे दुनिया में बढ़ेगा, देखिए पहली बात तो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिसकी इकोनॉमी जितनी ज़्यादा होगी ना, 2021वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी इकोनॉमी जितनी अच्छी होगी, जिसकी मंडी जितनी अच्छी होगी, यकीन मानिए उसका स्थान उतना ही दुनिया में बढ़ता जाएगा। और अगर मैं सामान्य समाज और अपने आस पड़ोस के भाषा में बात करूं, जिसके पास जितना पैसा होगा उसका सम्मान वैसे ही बढ़ता जाता है। कभी भी कोई आपको बोले कि पैसा मत कराओ, ये भौतिकवादी चीज़ें हैं, तो बोलना तुम्हारे अकाउंट में जो है वो मुझे दे दो, ठीक है ना। इसलिए मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का वैल्यू बढ़ रहा है। वैल्यू बढ़ने में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। पिछले 5-10 सालों में, 20 सालों में इकोनॉमिक रूप से हम पावर बने हैं। दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ दिनों में हम जर्मनी को पछाड़ कर दुनिया की 4थी बड़ी सबसे इकॉनमी बन जाएंगे। फिर हमसे ऊपर केवल रहेंगे यूएसए और चीन और जापान।
जापान को भी हम धीरे धीरे पछाड़ ही देंगे इकोनॉमी के मामले में, तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। इकोनॉमी बढ़ी है, इकोनॉमी के साथ साथ सामरिक और रक्षा उनके साथ बढ़ता है। अगर आप इकोनॉमिक रूप से डाउनफॉल हो जाएगा आपका, तो आपका रक्षा और सामरिक कुछ भी काम का नहीं रहता। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कोई कारण पूछे कि जैसे मान लीजिए सवाल IR में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हो सकता है किसी देश से संबंधित ना पूछे, आपसे ये पूछे कि हाल के दिनों में भारत की सामरिक और जो सैन्य शक्ति है, या हमारी जो ग्लोबल शक्ति है, या हमारी ग्लोबल लीडरशिप है, या हमारी महत्व जो है पूरे दुनिया में वो बढ़ी है, इनके पीछे के कारणों को लिखिए। तो उसमें सबसे प्रमुख कारण आप किसको लिखेंगे? आर्थिक कारण सबसे प्रमुख है, इसको लिखेंगे आप। आर्थिक कारण के पीछे पीछे ही सारे कारण चलते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। हमारी इकोनॉमिक पावर अगर अच्छी नहीं होती तो हमारी आर्मी तो पहले भी अच्छी थी भाई, लेकिन क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी जैसे जैसे अच्छी होती गई, हमारा वैल्यू दुनिया में बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, इस पुरस्कार का भी नाम ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये वैगनर ग्रुप के बारे में है, कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हुआ क्या, ये जो वैगनर का प्रमुख हैं, इनका नाम है येवेगनी प्रिगोजिन। रसियन नाम है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन इनका नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अद्भुत इंसान है। देखिए हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। वैगनर ग्रुप की चर्चा सबसे पहले 2014 में आई थी। इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा, अभी PDF में लेके आया हूँ, आपको बता दूंगा। 2014 में चर्चा में आई थी कि क्रीमिया कौन सी जगह है? यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सा में है क्रीमिया, जिस पर रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। तो उसको कब्जा करने में वैगनर ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान रहा था। ये आदमी जो दिख रहे हैं, ये पुतिन साहब जो हैं, उनके रसोइया का काम करते थे, उनका शेफ थे ये। इन्होंने बाद में क्या किया, एक प्राइवेट आर्मी बनाई। आप सही सुन रहे हैं, प्राइवेट कंपनी आपने सुना होगा, प्राइवेट आपने बहुत सारा चीज़ सुना होगा, प्राइवेट आर्मी पहली बार आप सुन रहे होंगे, हो सकता है। इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बनाई, पैसा देकर भाड़े पर बहुत सारे लड़ाकाओं को भर्ती किया, सैन्य वाहन खरीदे, बहुत सारा खरीद के इन्होंने एक प्राइवेट आर्मी बनाई। और अब ये क्या करते हैं, रूस की तरफ से एक तरह से जगह जगह लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे रूस ने इनको सीरिया में भी काम पर लगाया था, रूस ने इनको इराक वगैरह में भी काम पर लगाया था, अब रूस ने इनको यूक्रेन में भी काम पर लगाया है। और 2 दिन पहले इनका मूड बदला, इन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं मॉस्को पर अटैक करने के लिए। मॉस्को रूस की राजधानी है, तो बिट्रेल कर दिया, मतलब एक तरह से रिवोल्ट कर दिया था, म्यूटिनी हो गई थी। इंगेज पहुंच गए, रूस के एक शहर है उस पर भी कब्जा कर लिया। रूस का शहर कौन सा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ध्यान इसलिए रखेंगे क्योंकि आपसे क्या बोलेगा, रोस्तोव के सामने लिख देगा यूक्रेन, तो आप क्या बोलेंगे कि ये गलत दिया हुआ है। रोस्तोव कहाँ पर है, ये रूस का एक शहर है। तो ये रोस्तोव शहर पहुँच गए, वहाँ के रूस के सैन्य मुख्यालय, वहाँ पर रूस का सैन्य का एक हेडक्वार्टर था जोनल, उस पर भी कब्जा कर लिया, शहर पर भी कब्जा कर लिया। अब रूस को थोड़ी सी कठिनाई आ गई कि भाई अपने ही आर्मी के लोग जिनको हम कुत्ते के तौर पर इस्तेमाल करते, तो हमारी देश में घुस के कब्जा कर लिया। तो फिर इनको मनाया बहलाया फुसलाया, फिर ये वापस चले गए, ठीक ना। यही हुआ है, घटना तो यही हुआ, लेकिन उसके कारण से ये आदमी चर्चा में आ गया। तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा। वैगनर ग्रुप का मैंने बता दिया है, थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देखिए न्यूज़ है कुछ समय पहले का है, क्या है कि अमेरिका ने रूस के वैगनर समूह को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन के रूप में नामित किया है, जिससे यूक्रेन में लड़ रही निजी रूसी सेना पर दबाव बढ़ गया है। ये निजी प्राइवेट एक आर्मी है। वैगनर ग्रुप के बारे में द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक ठेकेदारों का एक नेटवर्क है जो भाड़े पर सैनिकों की आपूर्ति करता है। दुनिया भर के बहुत सारे क्रिमिनल, रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड कर्नल, रिटायर्ड मेजर, रिटायर्ड कैप्टन, इन सबको जमा करते हैं, पैसे देते हैं खूब बोरा भर कर, और इनको बोलते हैं लड़ो। अब वो लड़ते भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्थापना एक पूर्व विशेष बल अधिकारी, रूस के सैन्य खुफिया सेवा के सदस्य, दोनों चेचन युद्धों के अनुभवी त्रिमिदी उत्कीर्ण ने की थी। यह स्पष्ट रूप से निजी है, लेकिन CSIS के अनुसार व्लादिमीर पुतिन के तहत इसका प्रबंधन और संचालन रूसी सेना और खुफिया समुदाय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ओके, दरअसल में इसका जो प्रमुख है ना, जिसने अभी बिट्रेल किया था, वो आदमी रूस के जो राष्ट्रपति पुतिन, उनका सेफ रह चुका। आप खुद ही सोचिए कितना नज़दीकी संबंध होगा। लोग कुछ आदमी पर भरोसा करते हैं, उनमें से एक रसोइया भी होता है, क्योंकि वो कुछ भी करके आपको कभी भी समाप्त कर सकता है। तो ऐसे आदमी ने इस सेना को बनाया है, तो थोड़ी बहुत तो रूस के राष्ट्रपति और रूस की तो इसमें पहुंच होगी ही होगी, है ना। क्या है, वैगनर समूह पहली बार 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के दौरान सामने आया था। यह अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में संघर्षों में शामिल रहा है। आलोचना, इससे हिंसा को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों को लूटने और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करके नागरिकों को डराने धमकाने के लिए दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में निजी सैन्य गुर्गों की भर्ती किया, प्रशिक्षित किया और भेजा भी है।
इनकी सेनाओं को यूक्रेन के कुछ हिस्सों में लड़ने के लिए जाना जाता है, जिसमें बखमूत के छोटे शहर के लिए क्रूर लंबे समय से चल रही लड़ाई भी शामिल है। बखमूत शहर है यूक्रेन में। इस पर जो रूस ने कब्जा किया था ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जा रहा है? वैगनर का माना जा रहा है। वैगनर ग्रुप का योगदान माना जा रहा है कि इसी ने वहाँ पर कब्जा किया। अब आपसे सवाल क्या पूछेगा पीसीएस, उस पर बात करते हैं। देखिए, पीसीएस या यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे वैगनर ग्रुप के बारे में नहीं पूछेगा। वो आपसे पूछेगा कि प्राइवेट आर्मी या निजी आर्मी की जो संकल्पना है, ये किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है देशों की संप्रभुता को। सोचिए, भारत में कोई ऐसी सेना हो, कोई ऐसी कंपनी हो जो अपनी सेना चलाती हो, आर्मी चलाती हो, वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है हमारे देश को। ज़रा सोचिएगा इस मुद्दे पर, पॉइंट को सोचिएगा। जैसे मान लीजिए रूस में उसने वापस चला गया, उसने बिट्रेल करके फिर वापस चला गया लड़ने के लिए रूस से बाहर। सोचिए अगर वो वापस नहीं जाता तो, सच में मॉस्को तक पहुंच जाता तो फिर क्या होता। इसलिए इस तरह के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे कि ये हमारे देश के संप्रभुता या वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं इस तरह के ग्रुप। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सोचकर थोड़ा सा लिखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि इसको किस प्रकार से लिखा जाता है। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर कौन कौन सा वेबसाइट रहता है। देखो गुरु, अलग अलग वेबसाइट रहता है। यूपीएससी वाले बहुत सारे वेबसाइट को मैं यूज करता हूँ, और आप भी कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक के आगे यूपीएससी हिंदी लिख कर सर्च करेंगे तो बहुत सारे वेबसाइट आ जाते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इसी प्रकार नोट्स के फॉर्म में दिया हुआ रहता है। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इस टॉपिक में दो ही चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, एक तो रोस्तोव शहर और दूसरा इस आदमी के नाम को, क्या नाम है, येवेगनी प्रीजोगिन। और तीसरा मैंने क्या समझाया है कि सोचिएगा, उस पॉइंट पर लिखने की कोशिश कीजिएगा खुद से कि अगर प्राइवेट आर्मी जैसी संकल्पनाएं जो हैं ये वर्ल्ड ऑर्डर को या देशों की सामरिक स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती हैं, इसको थोड़ा सा सोचकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। आपातकाल को भी आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछा गया है आपसे और बहुत बार एग्जामिनेशन में। मोदी जी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील मिला है, और इसको मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन सा सम्मान मोदी जी को मिल चुका है। पापुआ न्यू गिनी का कोपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये मिला है। फिजी का द कोपेनियन ऑफ द ऑर्डर। पलाऊ गणराज्य का एबाकल ऑर्डर और अवार्ड। भूटान का अवार्ड ऑफ द ड्यूक ग्याल्प, ये भूटान का है। अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट। बहरीन का किंग हम्माद ऑर्डर ऑफ द रेनेंसा मिला है, ये बहरीन का अवार्ड है। मालदीव का द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निसा इजुद्दीन, ये कहाँ का है, तो ये है मालदीव का अवार्ड का नाम है। रूस का ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज अवार्ड। संयुक्त अरब अमीरात का ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड। फिलिस्तीन का द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड मिला हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी को। अफगानिस्तान का भी है द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमुल्लाह खान, ये भी मिला हुआ है। सऊदी अरब का ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज़ अल सऊद, इसका भी अवार्ड प्रधानमंत्री जी को दिया गया। और अभी कौन सा मिला है, ऑर्डर ऑफ द नील दिया गया। तो इन 13-14 अवार्डों को एक ध्यान में ज़रूर रखिएगा क्योंकि कभी भी मैचिंग में देकर आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ भाई बताओ कौन कौन सा चीज़ है इसके बारे में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया है। वर्ष 1915 में शुरू किया गया सम्मान उन राष्ट्राध्यक्षों राजकुमार उपराष्ट्रपति को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। 1915 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं अब हम लोग। और एक और था, इस मस्जिद का नाम ध्यान में रख लेंगे क्योंकि पीटी पूछा जा सकता है। काहिरा के अल हकीम मस्जिद गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। देश में तो किसी मस्जिद में नहीं जाते प्रधानमंत्री जी, लेकिन विदेश में जाके ज़रूर जाते हैं। हाकिम मस्जिद गए थे, क्या नाम है, अल हाकिम मस्जिद कहाँ पर है, तो ये काहिरा में है। कायरो में, उसको अंग्रेजी में कायरो बोल देते हैं, मिस्र की राजधानी है। ओके, देखिए अगला टॉपिक डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं जो जनजातीयों में भी सबसे ज़्यादा पिछड़े जनजाति होते हैं। यूपीएससी ने पीटी 2019 में और मेंस में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। यूपी ने भी पूछा हुआ इससे जुड़ा हुआ पीटी में सवाल, और मेंस में भी शायद पूछा है यूपी ने, एक बार मैं भूल रहा हूँ। और बिहार में अभी तक नहीं पूछा गया पीवीटीजी के बारे में, और पूछे जाने की संभावना काफ़ी सारा है क्योंकि राष्ट्रपति जी ने पीवीटीजी के बारे में बात की है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ के अति संरक्षित जनजातियों के महिलाओं को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन आमंत्रित किया, तब उन्हें पहली बार ट्रेन में सफ़र करने का अवसर मिला है। सोचिए, हमारे 140 करोड़ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आज भी जिन्होंने आज तक ट्रेन देखा नहीं है। ट्रेन देख के जैसे ही ट्रेन पहुंची पहली बार तो भाग खड़े हो गए, हे भगवान ये कौन सा गाड़ी आ गया। तो समझिए उनकी स्थिति किस हद की होगी, जो कितने पिछड़े हुए समाज से आते हैं वो लोग। दरअसल में पिछड़ापन यही लोग तो भोग रहे हैं, समाज में जो पिछड़ापन है, जिन्होंने पहली बार ट्रेन की यात्रा की है।
तो ऐसे लोगों की बात हमारे राष्ट्रपति महोदया ने की है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। 75 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं देश में। जनजाति आज भी अपनी सांस्कृतिक परंपरा का पालन कर रही हैं और अधिकांश आदिम युग में ही जीवन यापन करती हैं। इन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा हासिल है। छत्तीसगढ़ पहाड़ी, कोरबा, बैगा, बिरहोर, आबुझ, मरिया व कमार को विशेष पिछड़ी जनजातियों में शामिल किया गया। आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन कौन से ग्रुप पीवीटीजी के तहत आते हैं, उसमें ये ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप नहीं बता पाएंगे, फिर आपका गलत हो जाएगा या छूट जाएगा। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर छत्तीसगढ़ से 80 सदस्यों का दल राष्ट्रपति भवन गया था। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। अधिकांश महिलाओं ने पहली बार ट्रेन का सफ़र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनमें से मुलाकात की इनसे और पूछा कि केंद्र सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं या नहीं। विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के सदस्यों को राष्ट्रपति भवन ले जाने की जिम्मेदारी आदिवासी विकास विभाग को सौंपी गई थी। एक और मैं चीज़ बता देता हूं, दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, अगर आप वो प्रेसिडेंट हाउस घूमने चाहते हैं तो आप घूम सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। सप्ताह में 2 या 3 दिन खुलता है वो। ऑनलाइन जाके राष्ट्रपति भवन पर टिकट बुक कीजिए और पूरे राष्ट्रपति भवन घूम सकते हैं आप। ये द्रौपदी मुर्मू जी ने ही शुरू किया है, पिछले कुछ महीनों से ही शुरू किया है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। जिम्मेदार आदिवासी विकास विभाग को सौंपी गई। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रेशमा खान को नोडल अधिकारी का जिम्मा सौंपा गया है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि पीवीटीजी क्या होता है और ये किस प्रकार से काम करता है और पीवीटीजी के लिए सरकार क्या क्या करती है, किस प्रकार से घोषणा भी करती है, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह भी कहा जाता है। विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह भारत में फैली जनजातियों के ऐसे समूह होते हैं जो जनजातियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में पीवीटीजी समूहों को अधिसूचित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित मानदंडों को अपनाता है। अब कौन कौन से ऐसे मानदंड हैं जिसमें जनजातियों में भी हम अति पिछड़ा को ढूंढते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे गए हैं। इससे आप लोगों को अधिकारी अमीर लोगों के लिए नहीं बनना है, ऐसे ही लोगों के लिए बनना है जो सबसे पिछड़े हुए लोग होते हैं। दरअसल में काम इन्हीं के लिए करना है। हाँ, पिछड़े हुए लोग भी अगर अधिकारी बनते तो फिर अपने लोगों को भी भूल जाते, ये बात अलग है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं प्रौद्योगिकी के पूर्व कृषि स्तर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो जनजातीय समूह कृषि पद्धति में प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना जो उनका पारंपरिक तरीका है उसी का इस्तेमाल करते हैं। आज भी कृषि में अब नई नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो रहा है ताकि उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, किंतु ये जनजातीय समूह अभी उसी तरह से कृषि करते हैं जो पद्धति कृषि में प्रौद्योगिकी आने के पूर्व थी। जो मतलब कि टेक्नोलॉजी आने से पूर्व जिस प्रकार की तकनीकें थी उसी का इस्तेमाल आज भी ये लोग करते हैं। स्थिर या घटती जनसंख्या, स्थिर या कम होती जनसंख्या भी पीवीटीजी स्थिति के निर्धारणों के मानदंडों में से एक है। सोचिए कोई ट्राइब है जिसकी जनसंख्या लगातार गिरती ही जा रही है। अगला क्या, बहुत कम साक्षरता। जनजातियों में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम हो, अर्थात उनकी भारतीय शिक्षा प्रणाली में पहुँच 9 के बराबर हो। अर्थव्यवस्था का निर्वाह स्तर, अर्थव्यवस्था के निर्वाह स्तर के मानदंड से तात्पर्य निर्वाह अर्थव्यवस्था, एक तो आप समझ नहीं रहे होंगे बहुत सारे लोग, मैं बता देता हूँ। जैसे हिस्ट्री में निर्वाह कृषि, निर्वाह अर्थव्यवस्था, जैसे मुझे कोई पूछेगा बिहार की कृषि किस प्रकार की है तो हम क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि होती। निर्वाह का मतलब क्या होता है, हम जो उपजाते हैं वो मार्केट में बेचने के लिए नहीं उपजाते हैं, हम उपजाते इसलिए हैं ताकि अपना पेट भर सकें। अतिरिक्त उत्पादन होगा तब तो हम मार्केट में बेचेंगे ना। सोचिए हमारे घर का खर्चा 50 किलो गेहूं का है, 100 किलो उत्पादन होगा तब तो हम 50 किलो मार्केट में बेचेंगे ना। अब 50 किलो गेहूं का उत्पादन घर में खर्चा है और 55 किलो उत्पादित हुआ है तो हम 5 किलो बेचेंगे थोड़ी ना, उसको भी हम खा पचा जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि कहा जाता है। ऐसा कृषि जिसमें लाभ नहीं होता है, इतना उपजा लेते हैं कि खा के जीवन निर्वाह कर रहे हैं बस। ओके, ऐसे समूह जो जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते हैं अर्थात उनके पास अधिशेष सरप्लस ना होता है, उनको क्या कहा जाता है, निर्वाह कहा जाता है। आपको मैं छत्तीसगढ़ के एक ट्राइब की कहानी सुनाता हूँ। छत्तीसगढ़ के कुछ ट्राइब ऐसे होते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मैंने वहाँ के मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने चर्चा की थी। जो अपने देवता से किसी संकट आता है तो अपने देवता से गुहार लगाते हैं और अगर देवता उनकी ना सुनता है तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ पर वो अदालत लगाकर देवताओं को दंड देते हैं और देवता को पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, पानी फूल देना छोड़ देते हैं और उसको त्याग देते हैं उस देवता को कि तुम्हें 6 महीना के लिए दंड दिया जाता है, या तो उसकी मूर्ति उठाकर फेंक आते हैं।
ये छत्तीसगढ़ के अपने जनजातियों का परंपरा है। इसको आप हंसी मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, इस पर हंस नहीं सकते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, हमारी संस्कृति, इसीलिए किताब का नाम रखा जाता है एनसीईआरटी। हमारी संस्कृति का मतलब क्या होता है? आपका सिर्फ कल्चर नहीं है, सबका कल्चर है, और सबका कल्चर अलग अलग हो सकता है, कोई खराब या अच्छा नहीं होता है। कल्चर डिफरेंट होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं होते हैं। ओके, अगला पर चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि असुरक्षित जनजातीय समूह से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पीवीटीजी समूह के लिए निर्दिष्ट उपयुक्त मानदंडों के आधार पर देश में वर्तमान में 75 पीवीटीजी हैं। 75 संख्या जरूर ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी ने पीटी में सवाल जब दिए थे तो उसने 75 की जगह पर 100 या 200 लिख दिया था, या 2/3 लिख दिया था कि 2/3 जो जनजाति हैं वो पीवीटीजी में आते हैं। तो 75 आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इनके लिए नोडल एजेंसी भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है। अब देखिए कितने राज्यों में है उसको भी ध्यान रखिएगा। पीवीटीजी समूह के 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। राज्यों में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी समूह 13 कहाँ पर हैं? ओडिशा राज्य में है, जबकि राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा में एक एक पीवीटीजी समूह है। बिहार में है, अभी तक के जानकारी के हिसाब से नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 5 पीवीटीजी समूह हैं। इनके नाम है ग्रेट अंडमानीज, जारवा, ओंग, सेंटलीज, सोमपेन इत्यादि। देश में पीवीटीजी की संख्या 27,68,022 है। 12 पीवीटीजी ऐसे हैं जिनकी संख्या 50,000 या इससे अधिक है, जबकि अन्य समूहों की संख्या 1,000 से भी कम है। सोचिए किसी जनजातियों में आबादी 1,000 से कम ही है। राजस्थान में निवास करने वाले पीवीटीजी सहारिया की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेंटलीज और ग्रेट अंडमानीज की संख्या क्रमशः 39 और 43 है। ये जो है ना सेंटलीज और ग्रेट अंडमानी, ये पता है कौन है? जो हम लौह युग से पहले के युग में रहते थे ना, पाषाण युग में, जिसमें हम तीर धनुष लेकर शिकार वगैरह करते थे, पाषाण युग था और नव पाषाण युग आने ही वाला था। उसी एज में आज भी ये लोग रहते। ह्यूमन से जीरो संपर्क है इनका। अगर जैसे एक बार सुनामी में गए थे भारत के कुछ अधिकारी इनको देखने के लिए कि भाई बह तो नहीं गई है, 2004 के सुनामी में अंडमान निकोबार में, तो हेलीकॉप्टर लेके गए थे, हेलीकॉप्टर में बाण मारने लग गए थे वो लोग, तीर मारने लग गए थे। तो ये इतने ज़्यादा आज भी कट कर रहते हैं हमारे समाज से। देखिए इनकी संख्या कितनी कम है, 39 और 43 है मात्र। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक भारत अमेरिका से जुड़ा हुआ है। देखिए अमेरिका और भारत संबंध में पढ़ा चुका हूँ, आप इंटरनेशनल नाम के प्लेलिस्ट में जाएंगे IR से, तो उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हुए हैं फैसले जिसको लेकर आपको पता होना चाहिए, और ऐसे कैटेगराइज करके ही इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। जैसे रक्षा क्षेत्र में हमने कौन कौन सा किया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। GE ये इंजन बनाने वाली कंपनी है, और HAL की बील इंजन डील, भारत को तेजस MK2 और जनरेशन 5 फाइटर जेट बनाने में सहयोग मिलेगा। $3 अरब के MKU-9V ड्रोन के लिए सौदा हुआ है। चेन्नई, मुंबई, गोवा में अमेरिकी नौसेना जहाज रिपेयर हो सकता है। भारत में बोइंग C-17 लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा। ये रक्षा सहयोग अभी हुआ है, तरोताज़ा है बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में कौन कौन से किए हैं? भारत में अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी के संयंत्र लगेंगे, और LAM 60,000 भारतीय इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगा, और 100 भारतीय भाषाओं के लिए गूगल AI सपोर्ट में मिलेगा। भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग अमेरिका के पर्टिकुलर एक्सेलरेटर में निवेश करेगा। भारतीय कंपनी स्टरलाइट साउथ कैरोलिना में फाइबर केबल मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। भारतीय कंपनी करेगी ये काम। नागरिक सहयोग में कौन कौन सी चीज़ों पर हुआ है, इसको ऐसे ही ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्यों मैं कह रहा हूँ, जैसे बीच में लिखेगा नागरिक सहयोग, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, खत्म। रक्षा सहयोग 5 पॉइंट लिखा, खत्म। और क्या लिखेंगे उसके बाद? टेक्नोलॉजी में सहयोग, AI पर जैसे हमने काम किया है, सेमीकंडक्टर को लेकर हमने फैसला किया है, और बहुत सारे सैन्य तकनीकों को ट्रांसफ़र करने को लेकर हमने फैसला किया है, उसको लिख देंगे, खत्म। समझ में आ गया? नागरिक सहयोग में हमने कौन कौन सी चीज़ें की हैं? H1B वीज़ा और L वीज़ा नवीकरण के नियमों में सरलता दी है। बेंगलुरु, अहमदाबाद में अमेरिकी दूतावास, सिएटल के और 2 अन्य अमेरिकी शहरों में भारतीय दूतावास खोले जाएंगे। ये कौन से दूतावास होंगे? वाणिज्यिक दूतावास होते हैं, जहाँ से देशों के व्यापार होते हैं, उस दूतावास को वाणिज्यिक दूतावास कहा जाता है। राजनीतिक दूतावास देश में कहाँ पर मिलते हैं? तो दिल्ली में मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आसपास में है सारे। और वाणिज्यिक दूतावास कहाँ पर मिलते हैं अधिकतर? तो मुंबई में मिल जाएंगे आपको सारे देशों के वाणिज्यिक दूतावास। बेंगलोर में भी खोल रहे हैं अब तो, चेन्नई और अहमदाबाद में भी खोला जा रहा है वाणिज्यिक दूतावास। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल अध्ययन के लिए विभाग बनेगा। सोचिए ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक आती है, उसमें तमिल का अध्ययन करवाया जाएगा। अच्छी बात है ये।
वैश्विक मामलों में कौन कौन सा सहयोग किया है? भारत और अमेरिका ने WTO से जुड़े 6 विवादों को सुलझाया है। WTO में भारत और अमेरिका सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं आपस में। है जैसे ही भारत सरकार कोई सब्सिडी देती है, अमेरिकी गवर्नमेंट आ जाती है कि देखिए भारत सरकार सब्सिडी ज़्यादा दे रही है, सस्ता माल बिकेगा, हमारा माल नहीं बिकेगा। भारत सरकार को रोका जाए तो WTO क्या बोलती है कि रुक जाओ, सब्सिडी इतना ज़्यादा मत दो, क्योंकि सब्सिडी ज़्यादा दोगे तो सस्ता सामान बिकेगा, औरों को भी अपना सामान बेचना है। ये सब विवाद बहुत सारे चल रहे थे, उस पर क्या हुआ, हमने समझौता कर लिया अमेरिका के साथ। इंडिया पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव से जुड़ा है अमेरिका, इंडो पैसिफिक से। भारत में नवंबर में होगा APAC का सम्मेलन और इंडिया पैसिफिक कॉरपोरेशन का सम्मेलन होगा। इंटरनेशनल एनर्जी अलायंस में भारत का सहयोग कौन करेगा? अमेरिका करेगा। ऊर्जा को लेकर हमने कौन कौन से समझौते किए हैं? भारत के VSK कोलोराडो में सोलर मैन्युफैक्चरिंग करेगी। भारत की JSW ओहियो में स्टील उत्पादन करेगी। 10,000 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस अमेरिका लेगा। कैंसर, डायबिटीज़, पैथोलॉजी के क्षेत्र में गठजोड़ हुआ है। नवीकरणीय ऊर्जा में भी निवेश बढ़ेगा एक दूसरे देशों के बीच में। तो ये अभी अभी हुए हैं ये सारे समझौते। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ पर स्टेट विजिट में, उसमें ये सब समझौते हुए हैं, इसलिए इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और IR के प्लेलिस्ट में जाकर भारत अमेरिका संबंध को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसको लिख कर रख लीजिएगा। सवाल आने की संभावना 90% से ज़्यादा है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। बिहार का अब न्यूज आ गया, अब न्यूज आया बिहार का तो कुछ न कुछ भ्रष्टाचार से जुड़ा होगा। देखिए पुल फिर से धंस गया। बिहार में मेची नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के चलते धंसा पुल, 4 अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है भाई, अब मेची नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते भाई, क्या है कहाँ है ये। बिहार के किशनगंज जिले में अररिया से गलगलिया के बीच में मेची नदी पर बने पुल का पिलर मेची नदी में पानी भरने और नदी तल पर कटाव के कारण धंसा था। एक बात बताओ मुझे, नदी में जब पानी नहीं होगा तब पुल की ज़रूरत क्या पड़ती है भाई? तब तो लोग वैसे भी पैदल पैदल पार कर जाते हैं। जब पानी बढ़ता है तभी तो पुल की मेन ज़रूरत पड़ती है, तभी पुल धंस गया। तो ये बिहार के इंजीनियर हैं जिन्होंने ये पुल बनाया था। कुछ समय पहले आपने देखा होगा भागलपुर में वो पुल गिर गया, उड़ गया हवा में। तेज़ से रफ्तार से हवा चलती तो पुल गिर जाते हैं। सोचिए हमारे पुल किस फूल के बने होते हैं कि हवा चलने पर गिर जा रहे हैं। खैर सोचिए, छोड़िए, हम लोग चलते कहाँ पर, मेची नदी देख लेते हैं क्या है भाई। बाकी जिनको सस्पेंड होना, सस्पेंड छोड़ो, बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो देखिए मेची नदी के बारे में क्या लिखा हुआ है। मेची नदी नेपाल और भारत से होकर बहने वाली की नदी है। यह महानंदा नदी की सहायक नदी है। यह नेपाल में महाभारत पर्वत से निकलती है। नेपाल से प्रवाहित होकर भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाते हुए बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहाँ पर किशनगंज जिले में महानंदा नदी से मिल जाती है। मेची नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, बिहार में की नदी है और चर्चा में आई है, ये पता होना चाहिए आपको। नेपाल से भारत में आती है, बिहार के किशनगंज जिले में बहती है। हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के साथ मिलकर इस पर एक पुल बनाने का निर्णय लिया, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया था, वरना मेची नदी को मैं इग्नोर करके जा सकता था, लेकिन इसीलिए लिया था। चर्चा में है, नेपाल के साथ हमने पुल भी बनाने का इस पर जिम्मा लिया है, और अभी तो बिहार में इसमें पुल गिर भी गया है। इस पुल का निर्माण का अनुमानित लागत 158.65 करोड़ रुपए है, जिसे एशियाई विकास बैंक से प्राप्त ऋण द्वारा ADB से, एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और बताना भी चाहिए। एक बार सर्च कीजिए कि ADB की स्थापना कब हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले यूपी वालों ने एग्जामिनेशन सीधा सीधा यही पूछा कि ये बताओ ADB की स्थापना कब हुई थी। UPSC वालों ने पूछा था कि आसियान का स्थापना किस वर्ष में हुआ था। ऐसा ही सवाल था PT में, जो मैं बोल रहा हूँ वही सवाल था। और तो इसलिए इसका पता होना चाहिए। देखिएगा ADB की स्थापना कब हुई है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ना। ADB ने इसमें ऋण दिया है, भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराएगा। यह नया पुल काकरविट्टा नेपाल से पानी टंकी बाईपास भारत तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327B की 1500 मीटर लंबाई के उन्नयन कार्य का हिस्सा है, जिसमें 825 मीटर लंबा 6 लेन वाला संपर्क मार्ग शामिल है। मेची पुल भारत में एशियाई राजमार्ग 02 का अंतिम बिंदु है, जो नेपाल की ओर जाता है तथा नेपाल के साथ महत्वपूर्ण संपर्क का कार्य करता है। बिहार की शोक कही जाने वाली कोसी नदी का पानी मेची नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे बिहार में कोसी का प्रकोप भी कम हो सकेगा। कोसी मेची प्रोजेक्ट भी आपने नाम सुना होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मेची नदी के बारे में, कहाँ से आती है, कहाँ पर बहकर जाती है, और नेपाल के साथ हमने करार भी किया और पुल भी गिर गया अभी एक, तो इसलिए चर्चा में है मेची नदी। ओके, अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ बिहार से संबंधित है, और ये बिहार के लिए अच्छा न्यूज़ है। कुछ समय पहले जब मैंने केंद्र सरकार का बजट पढ़ाया था, तब मैंने ये चीज़ बताया था आप लोगों को। क्या बताया था मैंने? कि पूंजीगत खर्चा क्या होता है। पूंजीगत कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बंधुओं। तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कि मान लीजिए आपको मैंने 1000 रुपये दिए, मान ली 10,000 दिया, चलो भाई 10,000 रुपये दे दिया। 10,000 रुपये लेकर मिस्टर A और मिस्टर B
इन दोनों को मैंने दिया, बोला कि जाओ 10,000 रुपये दिए, इसका आपको जो इच्छा है करो। मिस्टर ए कहाँ गए? मिस्टर ए दौड़े मॉल की तरफ, ढेर सारा खाना खाया, मैकडी में बैठकर कपड़ा ख़रीद लिया, जूते खरीद लिए, मूवी देख लिया। घर आते आते उबर्स में बैठ कर आए, पता चला घर आते आते 100 रुपया जेब में बचा। अगले दिन वो भी चला गया, 10,000 रुपये उड़ गए। मिस्टर बी ने क्या किया? ये निकले थोड़े से होशियार। इन्होंने क्या किया? 10,000 रुपये लेकर गए और एक मान लो 10,000 लेकर गए और 5,000 का कहीं से कुछ और ले लिया, लोन ले लिया। मान लो 15,000 रुपये इन्होंने इकट्ठे कर लिए और इसको लेकर गए और एक छोटा सा आटा का चक्की खरीद कर ले आए। आटा का चक्की खरीद कर ले आए। अब इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्चा। इन्होंने उसको 10,000 रुपये को बर्बाद नहीं किया है, उन्होंने उसको क्या है, एक्सपेंड कर दिया। अब ये जो आटा का चक्की है, ये 10,000 को आने वाले सालों में, कुछ सालों में 1,00,000 रुपया बना देगा 10,000 से। ये 5,000 रुपये लोन भी चुका लेंगे और 10,000 रुपये मुझे भी लौटा देंगे और अपनी कमाई भी करना शुरू कर देंगे। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? ये खर्च अच्छा होता है। खर्च दो तरीके के होते, वो मैंने समझा दिया। ऐसे ही इकोनॉमिक्स भी काम करती है, ऐसे ही भारत सरकार भी काम कर सकती है। अब जैसे भारत सरकार आपको या बिहार सरकार आपको जो वेतन देती है, यकीन मानिए उस वेतन से कुछ खास लाभ नहीं होता बिहार सरकार या भारत सरकार को। लेकिन भारत सरकार या बिहार सरकार क्या करेगी? मान लीजिए एक हॉस्पिटल का निर्माण कर लेती है, एक स्कूल का निर्माण कर लेती है, एक सड़क का निर्माण कर लेती है, एक पुल का निर्माण कर लेती है, कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेती है, लोगों को इंटरनेट फ्री में दे देती है या ट्रेन चला देती है। ये सब किस में आते हैं? एक्सपेंडिचर में आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आप सड़क का उपयोग करेंगे तो बिहार सरकार को टैक्स देंगे, जब आप स्कूल जाएंगे तो देश में एजुकेशन बढ़ेगा, उससे भी उसको बेनिफिट होगा, उसका शिक्षा स्तर बढ़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत उसकी कमाई भी हो जाए, थोड़ा खर्चा भी होगा, लोगों का स्वास्थ्य बढ़ेगा ओवरऑल। तो ये सब किस में आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं। अब सोचिए मंत्री जी को 4 गो गाड़ी खरीद के दे दिया बिहार सरकार ने आपके पैसे से, तो उससे क्या होगा? नुकसान होता है। ओके, ये समझ में आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए। अब अच्छी बात क्या आई है? बीते वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 में ज़्यादातर बड़े राज्य पूंजीगत व्यय के अपने लक्ष्यों से बड़े अंतर से पिछड़ गए हैं। बड़े राज्य को जितना खर्चा केंद्र सरकार ने करने के लिए बोला उतना भी नहीं किया उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक विश्लेषण के अनुसार 2022-2023 में कुल पूंजीगत व्यय 7.4 लाख करोड़ रुपये का गया था, लेकिन वास्तव में इसके मुकाबले सिर्फ 76.2% या 5.71 लाख करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए हैं। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के अर्थशास्त्रियों से किया गया विश्लेषण के अनुसार सिर्फ 4 राज्य बिहार, कर्नाटक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पूंजीगत खर्च उनके लक्ष्य से ज़्यादा रहा है। इसके अलावा झारखंड और मध्य प्रदेश का पूंजीगत व्यय लक्ष्य के मुकाबले 98 से 98% रहा है। देश में 11 राज्यों ने 80% लक्ष्य हासिल किया है। वित्त वर्ष 2021 में तय लक्ष्य के मुकाबले पूंजीगत व्यय 72% था। इसके बाद 2021-22 में कोरोना महामारी के कारण यह पूंजीगत व्यय 95% हो गया। पूंजीगत व्यय का लक्ष्य कम रह जाने इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि केंद्र सरकार ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष में जरूरी धनराशि जारी कर दी थी। केंद्र सरकार ने इनको पैसा दे दिया था और राज्य सरकारें इतना कामचोर कि उन्होंने खर्च तक नहीं किया। सोचिए कोई आपको दे के पैसा ले जाओ, तुम इसको खर्च करके पूंजीगत खर्च करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर करो, एक्सपेंड करो चीज़ों को। 10,000 रुपये दे जाके उसका ज़मीन खरीद लो, वो भी पूंजीगत खर्चे में आता है। ज़मीन खरीदेंगे तो क्या होगा? कल उसको जब बेचेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, है ना। अब आपको मैंने 10,000 दिया, आपने क्या किया? बाइक खरीद लिया। कल उसको बेचोगे तो उसका आधा दाम मिलेगा। तो दोनों में फ़र्क होता है। खरीदा दोनों में आपने सामान है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। आपको मैंने 10,000 दिया, आपने जाकर फ़ोन खरीद लिया, कल को उसको बेचोगे 5,000 में कोई खरीदेगा। और किसी को मैंने 10,000 दिया, उसने जाकर सोना खरीद लिया, कल को उसका दाम बढ़ जाएगा तो किस में आ जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। इस पॉइंट को जब भी आपकी इकोनॉमी से जुड़ी हुई चीज़ें आएँ तो उसमें लिखिएगा कि बिहार सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा किया है। मुझे आपको पूंजीगत व्यय समझाना था, इसलिए इतना देर मैंने बोला है। और थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ओके, अगला टॉपिक पर चलते हैं। इमरजेंसी की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। 352 के तहत इसका प्रावधान किया गया राष्ट्रीय आपातकाल का। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं।
दुनिया के जितने संविधान हैं ना, सभी संविधान में उस संविधान के निर्माता लोग इमरजेंसी कंडीशन के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान करते हैं। तो उसी के तहत हमारे देश में जो संविधान निर्माता हैं उन लोगों ने भी कुछ इमरजेंसी के प्रावधान कर दिए थे कि मान लो देश में कुछ ऐसा हो जाए जिसमें सारी शक्तियों को केंद्रित होना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए प्रावधान किया गया था आर्टिकल 352 का। उसका मिसयूज एक बार किया गया है हमारे भारत में 1975 ईस्वी में 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राज्य आपातकाल 356 और वित्तीय आपातकाल 360। आज तक 360 कभी भी नहीं लगाया गया है। 356 बहुत बार धड़ल्ले से उपयोग किया गया है। हालांकि 2014 के बाद 356 का भी दुरुपयोग नहीं किया गया है। मोदी गवर्नमेंट ने 356 का दुरुपयोग नहीं किया है। 352 का भी दुरुपयोग एक ही बार हुआ है 1975 ईस्वी में पूरे देश लेवल पर। बाकी अलग अलग समय में आपातकाल लगाए गए हैं। जैसे उसके बाद जब संशोधन कर दिया गया इसमें, तो जहाँ जहाँ पर युद्ध होते हैं, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया तो सीमावर्ती क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान में आपात उपबंध 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल संबंधी उपबंध उल्लेखित हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने के उद्देश्य देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, संविधान की सुरक्षा करना है। उद्घोषणा कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, इसको ऐसे ही ध्यान रखिएगा, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से पर सुरक्षा में खतरा हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या संविधान में सशस्त्र विद्रोह है? मूल संविधान में था नहीं, वहाँ पर आंतरिक अशांति लिखा हुआ था। इसको संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा 1972 नहीं होगा, ये 1972 गलत लिखा हुआ है। आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द दिया गया था। जब आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर जब इसकी उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भागों पर लागू हो सकती है। मिनर्वा मिल्स बनाम 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस वाद को भी ध्यान में रखेंगे, अगर सवाल पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। उद्घोषणा की प्रक्रिया क्या है भाई? अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता है तब तक संघ का मंत्रिमंडल लिखित रूप से ऐसे प्रस्ताव उसे न भेजे। राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब संघ का मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग संविधान में एक ही बार किया गया है, वो भी यहीं पर केवल किया गया है कि जब तक मंत्रिमंडल नहीं बोलेगा तब तक हम घोषित नहीं कर सकते हमारे राष्ट्रपति महोदय। यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। ऐसी उद्घोषणा के संकल्प संसद के प्रत्येक सदन के कुल सदस्य के बहुमत या उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित हो जाना भी आवश्यक होता है। यही चीज़ क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाता है और 1 महीने के अंदर अनुमोदन न मिलने पर यह प्रवर्तन में नहीं रहती है, किंतु एक बार अनुमोदन मिलने पर 6 माह के लिए प्रवर्तन में बनी रह सकती है। उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है गुरु? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से समाप्त किया जा सकता है। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। और आपातकाल लगाने के लिए संसदीय अनुमोदन चाहिए, लेकिन आपातकाल को समाप्त करने के लिए कोई अनुमोदन नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के लिए ऐसी उद्घोषणा को समाप्त कर देना आवश्यक होता है जिसे जारी रखने का अनुमोदन प्रस्ताव को लोकसभा ने निरस्त कर दे। समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा ये चीज़। इमरजेंसी से जुड़े हुए सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। आसान है, लक्ष्मीकांत उल्टा के देखेंगे तो उसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन चूँकि चर्चा में है तो मुझे बताना था आपको, इसलिए बता दिया। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो दोस्त महिम जो पढ़ने वाले हों उनसे शेयर कीजिएगा, इतना एहसान कर दीजिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।